इमाम खामनाई साहब की बड़े पैमाने पर तदफीन की तैयारी हो रही है। मुश्तबा खामनाई सामने आएंगे या नहीं? मेरा ख्याल है कि वो सामने आएंगे बिल्कुल, हालांकि वो काफी जख्मी हैं। लेकिन इस मौके पे वो पीछे रह नहीं सकते। ये बहुत क्रिटिकल मामला है। पाकिस्तान का बड़ा हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन गया है, फील्ड मार्शल भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। इसके पाक ईरान ताल्लुकात पर क्या असर होगा? देखें, इसके ना सिर्फ पाक ईरान पे असर होगा बल्कि इसका पूरे खित्ते के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा। इंशाल्लाह सीज फायर परमानेंट होता है, जो कि 2 महीने तक होगा। तो ईरान से अफसरों ने देखा है कि डील जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सक रहा है। 1,04,000 घर गिरा है ईरान के अंदर, उन सारों की तामीर होनी है। पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट नहीं नजर आई जिस तरह की कल इंडिया के हवाले से ब्रीफिंग, क्योंकि अनप्लान तो नहीं हो सकती आला सिक्योरिटी ओहदेदार की इतनी बड़ी ब्रीफिंग। ये हमने चेंजेस नोट की थी जब आसिम मुनीर आए थे, तो हमने ये देखा है कि हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी जो है ना वो लिव एंड लेट लिव की है। किस लेवल की पाक भारत जंग सितंबर अक्टूबर में आ रही है? भारत ने बहुत कुछ प्रूव करना है अपने आप को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने लोगों को। तो वो छोटे लेवल पे तो नहीं करेगा। जब वो करेगा तो इस बार वो कहते हैं वो नेवी से आएंगे। मैं कहता हूँ पिछली बारी भी अगर नेवी से आते हैं तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ वापस नहीं जाना था उन्होंने। यहीं अरेबियन सी के अंदर ही डूबना था कहीं पे। इस बार पाकिस्तान का फोकस मुंबई वगैरह होगा या सबसे पहले हम लोग अंबानी की रिफाइनरी उड़ाएंगे कि एलिवेटर्स बन गया था, सब कुछ बन गया था दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर। यार इनकी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? लोग बहुत हुकूमत के आने जाने की बातें कर रहे हैं। मुझे हुकूमत के जाने की तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। और ये कल-ए-दम एक्शन कमेटी का क्या बनेगा? कल-ए-दम एक्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकेगी। मैंने तो इंग्लैंड में देखा है कि वहां पे जो कश्मीरी है वो भी इनको बुरा भला कह रही है। कहते हैं आला शख्सियत का नवासा रजा डार, 2 गैर मुल्की खवातीन, 4 लड़के पकड़े गए हैं, FIR हो गई है। और वो मुझे पता चला है कि जी वो उनके नेफ्यू हैं। कहते हैं साग डार साहब का नवासा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर तो यही है कि इमाम खामनाई साहब की बड़े पैमाने पर तदफीन की तैयारी हो रही है। मुबश्शिर लुकमान साहब की ईरान पर काफी ग्रिप है। मुबश्शिर लुकमान साहब मुश्तबा खामनाई सामने आएंगे या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि वो सामने आएंगे बिल्कुल, हालांकि वो काफी जख्मी हैं। लेकिन इस मौके पे वो पीछे रह नहीं सकते। ये बहुत क्रिटिकल मामला है और ऑलरेडी चहमगोइयां जो है पूरी दुनिया में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। तो उनको सामने आना पड़ेगा, ये क्रिटिकल है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का बड़ा हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन गया है, फील्ड मार्शल भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। इसके पाक ईरान ताल्लुकात पर क्या असर होगा? देखें, इसके ना सिर्फ पाक ईरान पे असर होगा बल्कि इसका पूरे खित्ते के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा। और आने वाले दिनों में जब ये इंशाल्लाह सीज फायर परमानेंट होता है, जो कि 2 महीने तक होगा, तो फिर उसके बाद जो है ईरान दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग और दूसरी बड़ी गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो उससे ओपेक को भी फर्क पड़ेगा, ओपेक भी उससे फ्रेंडली होना चाहेगा। हम्म। तो ईरान से अफसरों ने देखा है कि डील जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सक रहा है। ओमान भी पहले फेल हो गया, पहले कतर भी रह गया था पीछे। तो अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है। तो पूरे ओपेक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करेगा ईरान के साथ डील करने के लिए। और खुद पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं, ख़ासतौर गैस वगैरह की, वो ईरान से हमें कतर के मुकाबले में बहुत सस्ते दामों पे मिल सकती है, जिससे हमारा बिजनेस सेक्टर जो है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर हमारी अफरादी कुव्वत जो है उसके लिए वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तकरीबन 8-9 लाख अफराद जो हैं, मजदूर तबका और हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग तबका, ट्रेन तबका जो है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कारपेंटर हो। क्योंकि देखें, 1,04,000 घर गिरा है ईरान के अंदर, उन सारों की तामीर होनी है। उनके ब्रिजेस की, उनके पुलों की, उनकी हर जगह की तामीर होनी है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये पाकिस्तान के मजदूर से अच्छा कौन जानता है, जिसने पूरा मशरक़ वस्ता को डेवलप किया है। सो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। और ख़ित्ते में जो है वो अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो सुलह कराई है और जो पीस करवाया है, उससे सब ने सुख का सांस लिया है। और इसी तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस भी रहे और डील भी हो। तो वो भी अगर हो जाता है तो पाकिस्तान तो बहुत मेजर ब्रोकर बन के आ रहा है सामने।
अच्छा, लेकिन आप देखें बहरीन में सेंटकॉम के चीफ ब्रेट कूपर गए, वहाँ 12 मुल्कों का इजलास हुआ। आज बहरीन की दरखास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ ईरान के खिलाफ। तो बहरीन और कुवैत तो अभी भी ईरान के खिलाफ खड़े हैं। आप कह सकते हैं यूएई ने थोड़ा 50-50 किया, लेकिन बहरीन और कुवैत तो खड़े हैं। देखें, यूएई को तो मैं मानता ही नहीं कि 50-50 किया है। वो यूएई हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और उसको छोड़ दें। लेकिन बहरीन जो है ना, बहरीन के खिलाफ प्रॉब्लम ये है, उनकी अपनी बहुत बड़ी तादाद पॉपुलेशन की जो थी वो खुलकर सामने आ गई थी, मुजाहरे करना शुरू हो गई थी। वो रजीम चेंज चाहते हैं वहां पे, वो शाह की चेंज चाहते हैं। तो बहरीन जो है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी अपनी पॉपुलेशन जो है वो ईरान के साथ है, और वो उसको खौफजदा करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि अगर खिते में कहीं पे रजीम चेंज होती है तो सबसे पहले बहरीन में होगी। तो बहरीन को करने थे, जो भी कर सकता है और करना चाहता है। ठीक है, मनामा अमेरिका के लिए है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मनामा जो है वो एक जमाने में फाइनेंशियल हब भी रहा है पूरे मिडल ईस्ट का, और अमेरिकन बेसिस है वहां पे। लेकिन दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब सूरत हाल जरा इंडिया पे आ जाते हैं। कल मैं और आप एक ब्रीफिंग में मौजूद थे, आला सिक्योरिटी अहदेदार की ब्रीफिंग में। बड़ी पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट नहीं नजर आई जिस तरह की कल इंडिया के हवाले से ब्रीफिंग है, वो आज सारे चैनल्स पे चल भी रही है। कल सोशल मीडिया पे वो बहुत चली, सबने उसको भी कहा। क्या आपको उस ब्रीफिंग की वजह क्या समझ आई, और उसके उसके टारगेट क्या नजर आए कि व्हाई इट वाज डन? क्योंकि अनप्लान्ड तो नहीं हो सकती आला सिक्योरिटी अहदेदार की इतनी बड़ी ब्रीफिंग। कोई कोई पीछे गेम प्लान तो होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमने चेंजेस नोट की थी जब आसिम मुनीर आए थे, जब वो हम्म। अपॉइंट हुए थे। आपको याद है, मैं और आप भी थे यहीं पे। बाजवा साहब हमें कहते होते थे, और ओपनली कहते होते थे कि यार पीस की बातें करो, हर जगह पीस की बातें करो, खासतौर इंडिया के साथ हमारा ट्रेड बड़ा जरूरी है, ये वो। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर आए तो हमने ये देखा है कि हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है, कि अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी जो है ना, वो लिव एंड लेट लिव की है, कि जो हमारे साथ अच्छा रहेगा हम उसके साथ अच्छा रहेंगे, और जिसने हमें आंखें दिखाई उसकी आंखें हम निकाल देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है हमारी पॉलिसी। और हमने इतने सालों से, 30 सालों से अफगान्स को पाल रहे थे, और गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली रट थी। और अब हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, एंड वील टेक देम आउट। ईरान ने भी हमारे ऊपर एक मिसाइल मारा था, और 24 घंटे में उसका जवाब उसको मिल गया। मार्का हक का भी आपने देख लिया, बुनियानुल मरसूस का देख लिया, कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इन तीनों के वज़राए खारजा और एम्बेसडर्स जो थे वो इस पिंडी के अंदर बैठे हुए थे कि जब तुमने 6-7 जहाज गिरा दिए इंडिया के तो जवाबी फायर ना मारो, यहीं पे ख़त्म कर दो इस मामले को। तो इनकार हो गया। उनका नहीं, अब हमने उनको सबक सिखाना है, उसके बाद देखेंगे वो रुकते हैं तो फिर हम रुकेंगे। और फिर हमने मारा, और पूरी दुनिया ने देखा। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है अब, कि जनाब हमने हर तरह की कोशिश करके देख ली। आपको याद है कि कल जिक्र भी हुआ कि एक और दोस्त ने किया कि जी अमन की आशा का, और गानों का और फिल्मों का और क्रिकेट का, इन सारी चीजों का जिक्र भी हुआ। तो यही जवाब मिला कि यार हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन ये अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा तो फिर हम उसको टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे। और टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा तो फिर हम उसको गर्म करके निकाल देंगे, ताकि उसको उसको तत्ती आग जब देंगे तो उसको लग पता नहीं, जाएगा। पर आपको लगता है कि पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी जो है, अब वो अलाइंड है टोटल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ। और मुझे पहली बार ये लग रहा है कि पहले हम पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के मतलब कहते थे हम सिर्फ डिफेंड करने के लिए हैं, हम सिर्फ अपना दिफा करने के लिए हैं यहाँ पे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान ने समझा कि पाकिस्तान की जो 3 रेड लाइंस पाकिस्तान ने दी हुई हैं, उन 3 रेड लाइंस के ऊपर किसी ने भी क्रॉस की, तब फिर पाकिस्तान जो है वो हर किस्म का ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान जो है वो बैठा नहीं रहेगा। और फिर कोई रोक या सकता है तो आपको पाक भारत जंग नजर आ रही है एग्रेसिव स्टैंड के बाद मुझे एक आ रही और? है? मुझे आ रही है, इसी साल आ रही है। इसमें मैं वीलॉग भी कर चुका हूँ। नहीं मुझे इसी साल पाक भारत जंग नजर आती है, तकरीबन सितंबर में, आप समझे सितंबर अक्टूबर में।
किस लेवल की पाक भारत जंग सितंबर अक्टूबर में आ रही है? देखिए, भारत ने बहुत कुछ प्रूव करना है अपने आप को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने लोगों को। तो वो छोटे लेवल पे तो नहीं करेगा, जब वो करेगा तो और पाकिस्तान जो है, जितना भारत करेगा पाकिस्तान उसे 1.5 जो है ना वो एक्स्ट्रा करेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप लेवल खुद सोच लें। अब मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसकी शक्ल जो है वो काफी हद तक बदल गई है। यानी इसमें टैंक्स वैंक्स इस्तेमाल होते नहीं है, ना उस तरह की चीजें होती हैं, ज्यादा ड्रोन्स होते हैं या मिसाइल होते हैं या एयरफोर्स होती है। तो जंग की आप समझें कि कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, लेकिन जंग तो होगी और ठीक ठाक होगी। ये इंडिया से जब तक आपका एक फैसला कुन मार्का नहीं होता जिसमें इंडिया का एक आधा टुकड़ा और टूट जाए, तब तक इनको ठंड नहीं पड़ेगी। आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है ना, इसने पूरी दुनिया में कर रहा है और अपने मुल्क में भी बार बार जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम्स करता है, उसकी असल वजह यह है कि इसके अपने अंदर इतना इंतशार है और इतनी सेसेशन मूवमेंट्स चल रही हैं कि उनसे नजरें उठाने के लिए ये हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर करता रहता है। ये तो 70 साल से इसके अजाइम है और इस 70 साल से हर बार इसको चपेट पड़ी है। इस बार वो कहते हैं वो नेवी से आएंगे। मैं कहता हूं पिछली बारी भी अगर नेवी से आते तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, वापस नहीं जाना था उन्होंने। आ जाना था, हम्म। वापस नहीं जाना था, यहीं अरेबियन सी के अंदर ही डूबना था कहीं पे। और ग्राउंड फोर्स इंडिया कर सकता है कि किसी इलाके को कब्जा करके उसको होल्ड करे पाकिस्तान के, ये मुजम्मिल बहुत साहब, है। आपको मैं मिलिट्री डॉक्ट्रिन की एक बड़ी बेसिक सी चीज समझाता हूँ, आपको हम्म। समझ आ जाए। देखें, कश्मीर के अंदर 9 लाख फोर्सेस हैं इंडिया हम्म। की। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। पिछले साल 8 लाख थी जब वो मार्का हक हुआ था। हम्म। तो 8 लाख तो आपकी फौज नहीं है जितनी सिर्फ कश्मीर में थी वहां पे। हम्म। आपकी पूरी फौज की तादाद इतनी नहीं है और वो 1 इंच आपसे नहीं ले सके। जो 1948 का एलओसी है वो उसमें 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। तो पहली बात इसका मतलब यह है कि वो 8 लाख हो, 80 लाख हो, 180 लाख हो, वो उनकी तादाद हमें वो नहीं करती है, डराती नहीं है, घबराती नहीं है, हम रोक सकते हैं। दूसरा, वॉर के एम्बिट में आप समझ लें, वॉर एक शतरंज के आप खेल की तरह है कि वो जो 32 खाने हैं या 64 खाने हैं उसके अंदर शतरंज के, आपकी सारी खेल उसके अंदर होनी है। आप 65वां खाना नहीं बना सकते। वो बाहर है, वो ग्राउंड से बाहर है। तो आपका अगर कॉरिडोर फर्ज करें 4 मील का, 5 मील का कॉरिडोर है समुद्र का, या एलओसी का 10 मील का, 15 मील का कॉरिडोर है, तो वो 200 मील पे नहीं जाएगा कि आप हमें स्प्रेड कर दें और थिन कर दिया और आपने और आप हमें बीच में से निकल आएंगे। कहां से निकलेंगे भाई? हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। हमें पता है हमारे कॉरिडोर्स कौन से हैं, हमारा चेस बोर्ड कौन सा है, हमने बोर्ड के कौन से खानों में रहना है, कौन से खानों को कब्जा करना पर है, वो बाकी कहते हैं आप। ना कि इस दफा दो तरफ से हमला होगा, उधर से मैं अफगानिस्तान कहता हूँ वाले भी 10 कहते तरफ हैं, से करें। अफगानिस्तान से भी वो अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने कहा है कि हम ग्राउंड फोर्सेज से हमला करेंगे। तो फिर उधर से ग्राउंड फोर्सेज आएंगी अफगानिस्तान की, इधर से इंडियन एयर स्पेस और मिसाइल्स और ब्रह्मोस और सब कुछ आएगा सितंबर में, आप कहते हैं? फर्क यह है कि ये फिल्म जो है, ये अजय देवगन इसमें एक्टिंग नहीं कर रहा, ना हम्म। ऋतिक रोशन है, ना अपना ये कोई महेश चोपड़ा या कोई और कोई सा का डायरेक्ट नहीं कर रहा। ये रियल लाइफ है, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। वो 10 तरफ से भी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, रहना तो वही चेस बोर्ड है ना जी। मुजम्मिल साहब, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रशिया के अंदर जाके तो हम पे अटैक नहीं हो सकता ना। जिन साइडों से आना है वो हमारी कवर्ड है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप सो आसिम जाइए। मुनीर का कि डॉक्ट्राइन, अगर आप सितंबर में लड़ाई देख रहे हैं पाक भारत, तो आसिम मुनीर की क्या तैयारी है? मैं आपको एक बात बता दूं, ये फिर आपको मैं बता दूं, नवंबर तक इंडिया टूट जाएगा, टूट जाएगा नवंबर तक। मैं कल आपके दोस्त ने कहा ना, मैं वो अस्करी दोस्त ने, आपका बड़ा दोस्त है, उसने कहा कि जी हमारी जिंदगी में हो ना हो हमारे बच्चे देखेंगे। तो मैं आपको ये गारंटी कह रहा हूं, नहीं, आप अगले 5 महीने में इंडिया को टूटता हुआ देखेंगे फिर। अगर होने दें, सितंबर में लड़ाई हो जाती है तो? अगस्त नंबर में लड़ाई होती है तो इस बार पाकिस्तान का फोकस मुंबई वगैरह होगा, वो सब होगा कुछ। या? सबसे पहले सबसे पहले हम लोग अंबानी की रिफाइनरी उड़ाएंगे, आप अच्छा। फिक्र ना करें। हम सबसे हम्म। पहले वो उड़ाएंगे, अडानी का पोर्ट उड़ाएंगे, हम्म। उसके बाद बाकी चीजों पे जाएंगे।
और आपको मैं एक बात बताऊं कि आप मेरे साथ थे, चले आज आप गवाही दें, आपको एक दफा पहले भी मैंने दिलवाई थी। आपको मैं ले गया था एक वॉर रूम सिनारियो के अंदर 2 दिन पहले जंग से। ले ठीक गए है ना? थे। और देखा था कि कैसे पाकिस्तान ने उनका पूरा बिजली पानी बंद किया हुआ था, उनका उनके उनकी एलिवेटर्स बंद किए थे, सब कुछ बंद किया हुआ था दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर। यार इनकी कोई औकात नहीं है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इनके साथ पाकिस्तान ने वो करना है जो अमीर गरीब की रकम के साथ करता है। अच्छा नहीं, हैकर्स की लड़ाई तो चल रही है। रिपब्लिक टीवी की भी आज नशरियात बंद है, वो भी कोई हैक कर गया, पता नहीं किसने हैक कर लिए। देखे, पाकिस्तान के ऊपर उन 15 दिनों में मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं 73,000 कुछ सौ हैकिंग अटेम्प्ट्स हुए, जिनमें सिर्फ 2 कामयाब हुए। ठीक है? हम्म। और इंडिया के ऊपर तकरीबन 650 के करीब अटेम्प्ट्स हुए, और उनमें 50% कामयाब थे। आप हम्म। क्वालिटी ऑफ हैकिंग भी आप देख लें, क्वालिटी ऑफ आईटी भी देख लें। जो आप लोगों का दिमाग में है ना कि वो बड़ा आईटी एक्सपर्ट और ये वो, मुजम्मिल, बात यह है कि आपके फोन में, आपके पास तो महंगे वाला फोन है, तो बहुत महंगे वाला फोन है, मैं तो वो बहुत बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत। क्या तो बात वो है। तो वो इलॉन आप 19 प्रो मैक्स है मेरे पास, जो अभी आया ही नहीं। जी जी। आप अपने फोन में ये देखें कौन सी ऐप है जो इंडियन ऐप है। सारी ऐप्स हैं तकरीबन आपके पास। आप अपने बच्चे के फोन पे देखें कौन सी ऐप्स हैं जो इंडियन ऐप्स हैं। इंडिया अपनी ऐप्स कोई नहीं बना रहा, इंडिया आईटी में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा, और दूसरों के प्रोडक्ट आउटसोर्स हो रहा है लो कॉस्ट की वजह से। कि जनाब आप कहते हैं कि ये फोन असेंबल करना है, सबसे सस्ता कौन असेंबल करके दे रहा है? वो सबसे सस्ती लेबर इंडिया की। इस वजह से उनके पास वो आईटी का सो कॉल्ड काम आ रहा है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ये राय है कि उन्होंने राफेल के ऑर्डर दिए हैं 200, वो आएंगे तो लड़ाई होगी, उनका इंतजार है 200 राफेल का। वो आएंगे, आप कहते हैं सितंबर में लड़ाई होगी, वो राफेल तो भी साल बात डेढ़ ये साल बाद। है कि राफेल तो पहले भी थे, Su-30 भी पहले थे, अब S-400 भी पहले थे, विक्रांत भी पहले था। ठीक है ना? सब कुछ था। मुजम्मिल साहब, जितनी आपको मैं एक और जगह लेके जाता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स और किस्म के हैं। आपको याद है 3 साल पहले गुलवान वैली के ऊपर चाइनीज की और इंडियंस की लड़ाई हुई, हाथापाई हुई थी, हम्म। जिससे 20 इंडियन मर गए थे। ठीक है ना? डंडों वो से क्या लड़े हुआ? थे। आज वो क्या हुआ था? उन्होंने उनको मारा, और वो एक रिज थी को 20 फुट ऊपर, चाइनीज ने मारा जब इंडियंस को, तो वो रिज से नीचे गिरे, काफी जख्मी हो गए, डंडे डंडे भी इस्तेमाल हुए थे, हम्म। डांग सोटा। अब उसके बाद क्या हुआ? वो सारे 20 के 20 लोग जो थे, उनकी जो मौत हुई है वो इसलिए हुई है कि वहां पे उन डॉक्टर्स ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। उनका इनका धर्म डिफरेंट है, हमने नहीं हम्म। करना। जब आप हिंदुत्व की मुहिम चलाते हैं, तो वो ये नहीं है कि पूरे मुल्क में चलेगी और आपके एक इंस्टीट्यूशन में नहीं चलेगी, वो हर जगह चलेगी। पर और उनकी फौज जो है, आज से कुछ अरसा पहले तक मैं मानता हूं बड़ी प्रोफेशनल आर्मी थी इंडिया की, कोई इसमें शक नहीं है। बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स थी इंडिया की, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसमें जब आपने हिंदुत्व इतना घुसेड़ दिया, तो उसमें सिख, मुसलमान, दलित, जैन्स, गोरखास, ये सारे जो हैं अभी आपके हम्म। विलन्स हो गए। इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे एक दूसरे पे। ये हिंदुस्तान ने वो 20 सोल्जर मारे इनके, इंडिया के। तो अभी हम्म। आप देखना जब ये होती है तो उसके बाद इनकी फौज में होता क्या है। सबसे पहले सिख बगावत करेंगे, फिर मणिपुर वाले करेंगे, नागालैंड वाले करेंगे, ये सारे बगावतें होंगी अभी। ये जो सितंबर में लड़ाई होगी, ये कितने दिन की होगी आपके ख्याल में? ये मुझे नहीं पता, मैं अपना ये तो किसी ज्योतिषी से पूछ के बताएं, लेकिन ये है कि ये अम, छोटी नहीं होगी। ये लेट्स पुट इट दिस वे, ये जब तक दोनों एग्जॉस्ट नहीं होते, और यानी किसी एक की चीखें नहीं निकलती, जो कि इंडिया की निकलनी है, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, तो तब तक कई तो ये कई चलेगी। कई माह भी चल सकती है ये लड़ाई। नहीं, कई महीने नहीं चल सकती। हम्म। कई महीने नहीं चल सकती। कई हफ्ते चल सकती है। हाँ, हफ्ते चल सकती है, हफ्ते क्योंकि चल हमारे सकती। मल्टीपल फ्रंट्स है ना, हम्म। मल्टीपल फ्रंट्स। और इसके न्यूक्लियर होने के कितने चांसेस हैं? मुश्किल है, बहुत मिस मुश्किल है। नहीं, वो पर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन तो फर्स्ट यूज की है ना हाँ, हम लेकिन पर। पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन उस वक्त इस्तेमाल होगी ना जब पाकिस्तान करने से कासिर होगा, कुछ उनको इन्फ्लिक्ट करने से कासिर होगा, नुकसान वगैरह। तब हम्म। पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करेगा ना। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान फेंटा लगाएगा उनको, तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो उनकी S-400 हमारे मिसाइल रोकेंगे।
तो यार S-400 अपना कितने को रोकेंगे? पहले हमने उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। दूसरी बात यह है कि मैं और आप वो मिलिट्री एक्सपर्ट तो है नहीं, हम्म। लेकिन हमें ये पता है कि हमारी एबिलिटी क्या है। अच्छा। हम्म। ठीक है। तो एक सूरत हाल ये है कि आपको सितंबर में पाक भारत लड़ाई नजर आ रही है। या और कल की जो आला सिक्योरिटी अहदेदार की ब्रीफिंग थी वो उसका उसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करने का रास्ता था। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को अवेयर करने का ज्यादा आप कहें कि यार अपना तुम लोग इधर उधर पड़े हुए हो। देखे ना, जो आपके असल मसाइल हैं आपको पता होना चाहिए, आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और यह है कि हमें सूनर और लेटर खड़ा होना पड़ेगा इनके ऊपर। तो जरा हौसला करो। हौसला करते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये बता दें कि ये जो आगे पाकिस्तान के अंदर आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? लोग बहुत हुकूमत के आने जाने की बातें कर रहे हैं। मुझे हुकूमत के जाने की तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। वो वजीर आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो हो जाएगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन कौन सा वजीर होगा कौन सा नहीं होगा, ये आई मीन मैं इसके ऊपर मैं क्यास रही कर नहीं सकता फिलहाल। लेकिन मैं ये जो एक दिन इस्लामाबाद में आया हूँ, लोगों से मिला जुला हूँ, तो मुझे ये लगा है कि सबसे हर आदमी कहता है अच्छा हुकूमत भेज देते हैं, इनकी जगह लाएं किसको? कहते हैं बिलावल। नहीं, बिलावल को भी तो इन्हीं का वोट चाहिए होगा ना आने के लिए। वो कैसे खुद से आ जाएगा? तो अच्छा। आई मीन कैसे आएगा फिर? अगर इनको हटाएगा तो फिर हम्म। नून लीग का वोट नहीं चाहिए उसको आने के लिए? तो कैसे लेगा? कश्मीर में किसकी हुकूमत बन रही है? मैंने कश्मीर को फॉलो नहीं किया मुजम्मिल साहब, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं बाहर था, अस्पताल में था, तो काफी लोकल न्यूज को मैं नहीं फॉलो कर सका। हम्म। माजरत उसके और लिए। आईपीपी की बड़ी ग्रोथ आ रही है। आईपीपी कह रहे हैं कि फिर कश्मीर में भी देखिए पावर काफी। प्लेयर हो जाएगी। और ये गलती अगेन पीटीआई की है। ये पीटीआई की नाकामी, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो मिली थी सपोर्ट की, वो मिली थी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ थे। तो कहते थे चलो तीसरी कुवत है। अब तीसरी कुवत ने इतना डिसअपॉइंट किया लोगों को कि वो सियासत तो करते नहीं है, कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है। तो वो और जगहों पे जाके ढूंढ रहे हैं कि यार कोई और हो ऑप्शन, कोई और ऑप्शन हो। उसमें आईपीपी को स्ट्रेंथ मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। व्हाई नॉट? लेकिन इसका मतलब यह है कि लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करना जानते हैं और चाहते भी हैं, विच अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। अगर लोगों को वोट की ताकत की समझ आ रही है तो व्हाई नॉट? और ये कल अदम एक्शन कमेटी का क्या बनेगा? कल अदम एक्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकेगी। मैंने तो इंग्लैंड में देखा है कि वहां पे जो कश्मीरी हैं वो भी इनको बुरा भला कह रहे हैं। ये किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। इनके अपने ही इंटरेस्ट हैं कोई, और अपनी ही फॉरेन आका हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे कह रहे हैं कि हैं। आप आला सिक्योरिटी अहदेदार कह रहा था कि ये इंडियन कनेक्शन है। मैं तो मानता हूं, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूं, सिग्नेचर ही इंडिया का है। और देखें ये आप पाकिस्तान कल कल की मीटिंग का मतलब क्या था कि इनफ इज अनफ यार। हम्म। हम जो मर्जी करें तो हमारे अंदर घुस के तुम अपना अजीब हरकतें करते हो, कभी बीएलए, कभी जैक, कभी ये, कभी टीटीपी। तो इनफ इज इनफ, अब हमने किसी को नहीं छोड़ना। वो एक कहते हैं आला शख्सियत का नवासा रजा डार, दो गैर मुल्की खवातीन, चार लड़के पकड़े गए हैं, एफआईआर हो गई है, तावान के 45 करोड़ के क्रिप्टो की कहानी लाहौर में चल रही है। आपने फॉलो की है? जी मैं कल से देख रहा हूँ उसको। और वो मुझे पता चला है कि जी वो उनके नेफ्यू हैं। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक बात इसके बता, कोई नाम नहीं लेता, आला शख्सियत का नवासा है। कौन आला शख्स? मैं आपको एक बात बता दूं हम्म। कि ये अब टेस्ट केस बन जाएगा इस गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का। हम्म। कि अगर इतनी आला है हम्म। जितनी हमें बताया जा रहा है, तो फिर ये सीएम पंजाब का डायरेक्ट टेस्ट केस बन जाएगा। ऑलरेडी मलिक अहमद खान के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन है वो भी पंजाब हुकूमत के लिए काफ़ी एक एम्बेरसिंग सिचुएशन हुई हुई है, और उसमें से उसको बैक ऑफ भी करना पड़ा है। तो ये बकायदा इस पे मेक और ब्रेक है इस गवर्नमेंट का। लेट्स सी कि क्या होता है। नहीं, एफआईआर गवर्नमेंट ने की है या करवाई गई है? ये तो अभी मैं चेक करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि करवाई गई है। करवाई गई है। हम्म। और गिरफ्तारी भी करवाई गई है। क्या मुझे ये किसी ने कहा है अभी कि गिरफ्तारी भी हो गई है? कहते हैं सागडार साहब का नवासा है।
अब पता नहीं, वल्लाहुल आलम सवाब। लेकिन यह है कि मैं मफरूज़े में बातें नहीं करना चाहता। हम्म। ये सीरियस इशू है गैर मुल्की खवातीन का, हम्म। और ये पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर है। तो लेट्स नॉट जंप टू assumptions एंड कंक्लूजन्स। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसी के ऊपर रिपोर्ट करें। हम्म। तो अभी तक आप मुतमिन हैं? आज 5 रोज का रिमांड हो गया मुल्जमान का। मेरा ख्याल है दैट्स द वे टू गो, वरना जरा कुछ और होते तो अभी तक सीसीडी ने अदालत ले जाते हुए कोई गलती भी हो जानी थी। हम्म। अच्छा, गलती भी हो जानी थी। इस मामले में तो सीसीडी नहीं आएगी ना, आप समझे ना, इस मामले में सीसीडी नहीं आएगी। यहाँ चड्ढा साहब के पांव जलते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच थैंक मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। यू सर, थैंक यू।